नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर ये 9 होगा। आज का हमारा टॉपिक है अशोक के अभिलेख। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा होगा। मगध साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो वंश था वो मौर्य वंश था, क्योंकि मौर्य वंश के समय में जो पूरा इनका जो शासन था, पूरा साम्राज्य, ये देखिए मैप की सहायता से आप देख पा रहे हैं कि अगर दक्षिणी हिस्से को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो पूरे अखंड भारत पर इनका अधिकार हो गया था। आज का जो अफ़गानिस्तान तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक इनका अधिकार हो गया था। इनके बारे में आपने बहुत अच्छे से जानकारी ले लिया। तो मौर्य साम्राज्य में दो जो कह सकते हैं राजा हैं, सबसे महत्वपूर्ण थे। एक तो मौर्य जो वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पोते जिनका नाम था अशोक, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पर ये पूरा साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। सम्राट अशोक के द्वारा कई अभिलेखों का निर्माण करवाया गया था जो अभी तक मिलते जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो भी उनके द्वारा बनाए गए या बनवाए गए अभिलेख हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ये भारत के अलग अलग कोनों में मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, किस प्रकार के हैं, सारी जानकारी हमको जो है इस लेक्चर में मिल जाएगी। तो इस लेक्चर को देखने के बाद अशोक के अभिलेख के बारे में कोई भी डाउट आपको रहेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया हुआ है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको अशोक के अभिलेख के बारे में सभी जानकारी याद भी होगी, तब भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मिस मत कीजिएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, जो अशोक के अभिलेख हैं उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 प्रकार के अभिलेख थे। अभिलेख मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे किसी पत्थर या किसी धातु पर कुछ लेख लिखवाना, ठीक है, उस पर उत्कीर्ण करवाना, किसी चौक या किसी पेन की सहायता से नहीं, उस पत्थर में ही जो है निशान बनाकर उसमें खुरच के, आप चित्र में देख पा रहे हैं इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का कुछ लिखवाना, तो वो अभिलेख है। तो अशोक के द्वारा 3 प्रकार के अभिलेख बनवाए गए थे। पहला है शिलालेख। शिलालेख मतलब शिला प्लस लेख। शिला का मतलब पत्थर, पत्थरों पर लेख लिखवाना, पत्थरों पर जो लिखवाए गए हैं वो शिलालेख है। स्तंभ लेख, आप मैप में देख पा रहे हैं ये स्तंभ है, स्तंभ पर भी कुछ लिखवाया गया अशोक के द्वारा, तो वो स्तंभ लेख है। इसके द्वारा गुफाओं की दीवारों पर भी लिखवाया गया है, तो वो गुहा लेख है। तो शिलालेख के एग्जाम्पल देखिए, ये पत्थर हैं, जो इस पत्थर पे देखिए लिखा गया है, छोटा छोटा ये लिखा गया है, ठीक है, और ये पत्थर पर देखिए लिखा गया है, तो ये शिलालेख के एग्जाम्पल हैं। और स्तंभ लेख के एग्जाम्पल देखिए, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, तो स्तंभ पर देखिए लिखा हुआ है, तो ये स्तंभ लेख के एग्जाम्पल हैं। और गुहा लेख, ये बिहार में जो एक पाया गया है गुफा, इस गुफा के अंदर जाएंगे तो दीवारों पर भी लिखा हुआ है, तो ये कहा जाता है कि अशोक के द्वारा ये लिखा गया है, अशोक के द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। शिलालेखों को 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख। अर्थात मेजर शिलालेख है, ये माइनर शिलालेख, नाम से ही पता लग रहा है। ऐसे शिलालेख जिन पर ज़्यादा बातें लिखी गई हैं उन्हें दीर्घ शिलालेखों की कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि इसमें 14 लेख लिखे हुए हैं, 14 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। तो दीर्घ शिलालेख में उन पत्थरों को रखा गया है, उन शिलालेखों को रखा गया है जिसके अंदर 14 शिलालेख लिखे हुए हैं, मतलब जिसके अंदर 14 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं, अर्थात 14 प्रकार के राजकीय आदेश लिखे हुए हैं। डाउट हो रहा है ना? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। और लघु शिलालेख, देखिए ये लघु शिलालेख है, इसमें छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, कम लेख लिखे हुए हैं, तो ये लघु शिलालेख। उसी प्रकार स्तंभ लेख, ये देखिए ये दीर्घ स्तंभ लेख का एग्जाम्पल है और ये लघु स्तंभ लेख का एग्जाम्पल है। दीर्घ स्तंभ लेखों में ज़्यादा लेख लिखे हुए हैं, ज़्यादा अशोक के द्वारा कही गई बातें लिखी हुई हैं, और यहाँ लघु लेखों में कम बातें लिखी हुई हैं। तो ये आप में पढ़ना है और डिटेल में चर्चा करते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, और स्थानों की भी चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ से पाए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले 2 बातें आपको याद होनी चाहिए, कुछ फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हालांकि आगे हम चर्चा करेंगे। मैप की सहायता से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे शिलालेख, स्तंभ लेख, सब गुहा लेख मैप में है, तो दिखाएंगे अभी आपको। 2 बातें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखिए। ये देखिए फोटो है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप
ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो है सफलता हासिल की थी। तो कब हासिल की थी? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ये पहले व्यक्ति थे जो अभिलेख को पढ़ पाए थे। अशोक के द्वारा जो बनवाए गए अभिलेख हैं उनको पढ़ पाए थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसमें अलग ही भाषा लिखी हुई है, प्राकृतिक भाषा लिखी हुई है, प्राकृत भाषा लिखी हुई है ब्रह्म लिपि में। हालांकि खरोष्टी लिपि भी कहीं कहीं पाई गई है, तो किस लिपि में लिखी गई, कौन सी भाषा है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिलहाल ये जानिए कि जेम्स प्रिंसेप ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको सफलता मिली थी अभिलेखों को पढ़ने में। सबसे पहले व्यक्ति ये थे। लेकिन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अभिलेख खोजा था। 1750 ईस्वी में, 1750 से पहले हमें मालूम ही नहीं था कि ये अभिलेख किसके हैं और क्या हैं अभिलेख। लेकिन 1750 में पहली बार टी फैंथलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था। ठीक है, नाम याद रखिए, दो चीज़ें आपको याद होगी। अब चर्चा करते हैं शिलालेखों की। तो शिलालेख मतलब पत्थरों पर लिखवाए गए हैं लेख। तो सबसे पहला आता है दीर्घ शिलालेख अर्थात मेजर शिलालेख। इसमें देखिए ऐसे शिलालेख है जिनकी संख्या 14 है, अर्थात दीर्घ शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। तो दीर्घ शिलालेखों की संख्या 14 है। किताबों में भी आप पढ़ते होंगे। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये होंगे, उनको ये याद भी होगा, लेकिन उनके दिमाग में ये होगा कि 14 शिलालेख है मतलब 14 प्रकार के अलग अलग पत्थर हैं। नहीं दोस्तों, दीर्घ शिलालेख मतलब इस प्रकार के पत्थर पाए गए हैं जिन पर 14 अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। 14 प्रकार की अलग अलग बातें लिखी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कालसी, यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं कालसी ये जो जगह है, यहाँ से एक शिलालेख पाया गया है जिस पर 14 बातें लिखी हुई हैं, 14 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, शिलालेख नंबर 1, शिलालेख नंबर 2, शिलालेख नंबर 3, इस प्रकार की 14 बातें लिखी हुई हैं। और ये बातें क्या होती हैं? अशोक के द्वारा जो दिए गए आदेश होते हैं, या कहा जा सकता है कि अशोक की जो सोच थी उस समय, या कोई इन्फॉर्मेशन जो देना चाहते थे वो लिखवाया करते थे। ठीक है, तो दीर्घ शिलालेख जो हैं इनकी संख्या कितनी है? 14 हैं, अर्थात एक ही पत्थर पर 14 अलग अलग बातें लिखवाई गई हैं। और ये जो दीर्घ शिलालेख है कहाँ कहाँ पाए गए हैं? तो जो ज़्यादातर विद्वान मानते हैं वो 8 जगह पर मानते हैं कि 8 जगह से ये पाए गए हैं। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं जो कांधार और सन्नती ये 2 क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो शिलालेख पाए गए हैं, तो कुछ विद्वान कहते हैं ये लघु शिलालेख है, कुछ विद्वान कहते हैं ये दीर्घ शिलालेख है। लेकिन जो ज़्यादातर विद्वान है ना वो इसे कांधार और सन्नती जो जगह पर शिलालेख पाए गए हैं इन्हें लघु शिलालेख की कैटेगरी में मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाकी जगह आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 जगह पर ये दीर्घ शिलालेख पाए गए हैं। तो अब आपके दिमाग में क्या पिक्चर क्लियर हुई कि मतलब 8 जगह पर 8 प्रकार के पत्थर रखे गए हैं। यहाँ पर एक पत्थर होगा, यहाँ पर एक पत्थर होगा, यहाँ पर एक पत्थर, 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 और इनमें पत्थरों पर 14 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है कि पशुओं की हत्या नहीं करना, इस तरीके से अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। और जो 13वें नंबर पर क्या लिखा हुआ था? शिलालेख नंबर 13 पर लिखा हुआ कलिंग युद्ध के बारे में पूरी बातें बताई गई हैं अशोक के द्वारा, उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। ठीक है, तो 14 बातें हर जगह लिखी हुई हैं। जो 8 स्थान है ना, इन हर जगह पर लिखी हुई हैं। लेकिन याद रखिए 2 जगह ऐसे हैं जहाँ पे उड़ीसा जो है ना, धौली और जौगढ़, ये जो जगह है यहाँ पर जो 2 शिलालेख पाए गए हैं, इन शिलालेखों पर अगर हम देखेंगे तो 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर की जो बातें हैं वो नहीं लिखी हुई हैं। इनकी जगह पर 2 अन्य बातें लिखी हुई हैं, 2 अतिरिक्त लेख लिखे हुए हैं। ठीक है, तो स्टिल मैं सोच रहा हूँ आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कन्फ्यूज़न है मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि दीर्घ शिलालेख ये ज़्यादातर हम देखेंगे तो बहुत सारी किताबों में आपको मिलेगा, ये 8 जगह पर पाए गए हैं।
और दीर्घ शिलालेखों की खासियत ये है, इन्हें दीर्घ शिलालेख क्यों कहा जा रहा है अर्थात मेजर शिलालेख क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनमें अशोक ने 14 प्रकार की बातें लिखवाई हैं अर्थात 14 आदेश लिखवाए हैं, या कहा जाए 14 लेख लिखवाए हैं। ठीक है, तो अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख का मतलब क्या है कि हर पत्थर पर 14 प्रकार की बातें हैं। ठीक है, समझ में आ गया, जो कि 8 अलग अलग जगह पर मिली हुई हैं। ये 2 जगह कंफ्यूज ना होइए, इन्हें दीर्घ शिलालेख की कैटेगरी में ज़्यादातर विद्वान कहते हैं रखना है, और ज़्यादातर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इन्हें जो है दीर्घ शिलालेख माना जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शिलालेख पाए गए हैं ना, उनमें जो लिखा हुआ है वो 1 से लेकर 14 की कुछ कुछ बातें यहाँ पाई गई हैं। तो विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर जो दीर्घ शिलालेख था अर्थात 14 प्रकार की बातें थी, लेकिन नष्ट हो गई हैं लोगों के द्वारा या किसी भी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं, तो ये दीर्घ शिलालेख का ही भाग है, इसलिए कई विद्वान ऐसा कहते हैं। फिलहाल ये याद रखिए, ज़्यादातर जो किताबें हैं आपको ऑफिशियल जो बड़ी बड़ी फेमस किताबें हैं उनमें 8 ही जगह लिखी हुई हैं। ठीक है, ये याद रखिए। जैसे ये गिरनार है जो कि जूनागढ़ में है। ठीक है, कठियावाड़ के जूनागढ़ के पास है ये गिरनार अभिलेख। इस अभिलेख में इसे दीर्घ शिलालेख की कैटेगरी में इसलिए लिखा गया क्योंकि इस एक पत्थर पर 14 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। और बातें क्या लिखी होती थी, जैसे प्रथम लेख क्या लिखा हुआ है, किसी भी पशु वध ना किया जाए तथा राजकीय एवं मनोरंजन तथा उत्सव ना किए जाने का आदेश दिया गया है इसमें। इसी प्रकार जो 13वां जो बात लिखी है, 13वां लेख लिखा हुआ है उस पत्थर पर कि जब सम्राट अशोक ने राजगद्दी संभाली थी तो अपने शासन के 8वें वर्ष में अर्थात 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग विजय किया था, अर्थात कलिंग पर युद्ध किया था और जीत गए थे, लेकिन वहाँ पर जो नरसंहार हुआ था उसकी वजह से उनका जो हृदय परिवर्तन हो गया था। ये 13वां शिलालेख है। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि जो अलग अलग पत्थरों पर अलग अलग जगह पर जो पत्थर मिले हुए हैं उस पर जो 14 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं उनमें 13वीं बात कौन सी लिखी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात 13वां शिलालेख कौन सा है, तो वो कलिंग युद्ध की बात करते हैं। तो यही आपको याद रखना है, बाकी हर पत्थर पे जो 14 बातें हैं वो याद नहीं करनी हैं। ठीक है, और ये याद कर लीजिए, उड़ीसा में 2 शिलालेख हैं, जौगड़ा और धौली शिलालेख। ये दीर्घ शिलालेख ही हैं, लेकिन इनमें 11 और 12 और 13 जो बातें लिखी हुई हैं, जो शिलालेख लिखा हुआ है वो अनुपस्थित है, वो नहीं है। ठीक है, बाकी जगह तो 1 से लेकर 14 तक पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर 11, 12, 13 नहीं है। इसकी जगह 2 अतिरिक्त दूसरी कुछ बातें लिखी हुई हैं, दूसरे लेख लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, धौली ये उड़ीसा में है। ठीक है, धौली उड़ीसा में है, और जौगढ़ ये भी उड़ीसा में है। और शाहबाजगढ़ी और मानसेरा ये बहुत महत्वपूर्ण है। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा वर्तमान में जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पर है। ये कालसी ये उत्तराखंड में है। ये देखिए, जो कालसी ये वाला देखिए, ये पत्थर यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, ये अभिलेख यहाँ पर मिला हुआ है। कालसी ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और जौगढ़ ये भी उड़ीसा में, हमने आपको बता दिया। सोपारा महाराष्ट्र के पालघर में, देखिए ये सोपारा जो है महाराष्ट्र के पालघर में है। और एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। देखिए ये एरागुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और गिरनार आपको बता दिया कठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है। ठीक है, जो कि गुजरात में है। समझ में आ गया कि दीर्घ शिलालेख कौन से हैं। ठीक है, और 2 जो है सन्नाथी और ये कांधार, जो कि कांधार आप समझ रहे हैं कि ये अफगानिस्तान क्षेत्र में है। इसे भी कुछ विद्वान, हालांकि बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि इन्हें भी दीर्घ शिलालेख की कैटेगरी में माना जाता है। तो फिलहाल जो किताबों में आपको मिलेगा वो 8 प्रकार के जो स्थान है ये याद रखने हैं। ठीक है, अब लगे हाथ ये भी चर्चा कर लेते हैं कि जो शिलालेख पाए गए हैं, चाहे दीर्घ शिलालेख हो, चाहे लघु शिलालेख हो, चाहे अभी आगे हम बात करेंगे जो स्तंभ लेख हैं, चाहे गुहा लेख हैं, वो किस भाषा में लिखे हुए हैं। इस प्रकार का लिखा हुआ है ना, ये कौन सी भाषा है? क्या हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा या कौन सी भाषा है? तो याद रखिए, जो ज़्यादातर अभिलेख पाए गए हैं, मैं अभिलेख बता रहा हूँ, अभिलेख बोल रहा हूँ तो उसमें शिलालेख भी आ जाएगा और आपका स्तंभ लेख भी आ जाएगा और आपका गुहा लेख भी आ जाएगा। तो अशोक के जो 90% से ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ 90% से ज़्यादा जो अभिलेख पाए गए हैं वो उनकी भाषा प्राकृत है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। लेकिन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में
ज़्यादातर अभिलेख मिलते हैं। लिपि आप समझ रहे हैं ना, जैसे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है बताइए? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। लेकिन हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है? जो हमने लिखा हुआ है ये हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन लिपि कौन सी है? ये देवनागरी लिपि है ना, देवनागरी लिपि है, ठीक है। एक तरीके लिखने का जो तरीका है वो लिपि है। तो यहाँ पर जो ये भाषा है वो प्राकृत भाषा है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो जो पहला वाला एग्जाम्पल है ना, ये वाला देखिए, इस प्रकार की लिखी जाती थी। ये लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा, ठीक है। ये है, ज़्यादातर आपको यही मिलते हैं। अगर आज का जो भारत का हिस्सा है, आज की डेट में जो भारत का जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र में जितने भी अभिलेख हैं वो सारे के सारे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। लेकिन अभी हमने आपको बताया मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं वो भी भाषा तो उनकी तो प्राकृत ही है, लेकिन उनको जो लिखने की लिपि है वो खरोष्ठी लिपि है, ठीक है। खरोष्ठी लिपि और जो ब्राह्मी लिपि में अंतर ये है ना कि खरोष्ठी लिपि उल्टा लिखी जाती थी, अर्थात दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो ये वाला एग्जाम्पल देखिए आप, ये आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि है, ठीक है, खरोष्ठी लिपि है। लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे भी मिले हैं जो कि अफ़गानिस्तान साइड में है, तो उनमें जो है ग्रीक और अरमाइक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ग्रीक भाषा और अरमाइक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और इनकी जो लिपि भी होती थी इसी नाम से होती थी, अर्थात ग्रीक भाषा और लिपि भी इसका इस लिपि का नाम क्या होगा? ग्रीक ही होगा। अरमाइक भाषा और इस लिपि का नाम भी क्या होगा? अरमाइक ही होगा। अभी जो कांधार की हमने बात की थी, कांधार में जो शिलालेख है उसे आप पढ़ेंगे ना, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो द्विभाषी लिखा हुआ है। तो ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है या कहाँ पर ये वो शिलालेख पाया गया है जिसमें द्विभाषी तरीके से लेख लिखा हुआ है। तो वो कांधार में पाया गया है, कांधार शिलालेख, ठीक है। कौन कौन सी भाषा है? ग्रीक और अरमाइक भाषा दोनों तरीके से लिखी हुई है इसमें। तो ग्रीक और अरमाइक भाषा और इनकी लिपि भी क्या है? ग्रीक और अरमाइक ही है, मिक्स करके लिखा गया है, ठीक है। तो मैं मोटे तौर पर बताऊं, जो तक्षशिला का जो क्षेत्र है, तक्षशिला के जो क्षेत्र से कई अभिलेख मिले हैं, स्तंभलेख जो मिले हैं, तो वो अगर उनकी भाषा हम देखेंगे ना तो वो अरमाइक भाषा है। अफ़गानिस्तान में जो कुछ अभिलेख हैं वो उनकी भाषा आप देखेंगे वो ग्रीक भाषा में है, ठीक है। तो ये है। लेकिन जो कांधार वाला शिलालेख हमने आपको मैप में भी बताया था, ये एकमात्र जो शिलालेख है, जो बहुत ही प्रमुख शिलालेख है, ये द्विभाषी शिलालेख है, अर्थात इसमें ग्रीक और अरमाइक दोनों भाषाओं का और दोनों लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया? जो आज का भारत का मैप में देखेंगे, आज की डेट में जो भारत का मैप है, उस एरिया में जितने भी अशोक के अभिलेख मिले हैं, चाहे वो स्तंभ लेख हों, चाहे वो शिलालेख हों, चाहे गुहा लेख हों, उनकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है, उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। लेकिन पाकिस्तान का जो क्षेत्र है जिसमें मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ये जो अभिलेख मिले हैं तो अभिलेख में कौन सा अभिलेख है? शिलालेख है ना। तो ये जो शिलालेख हैं ये खरोष्ठी लिपि में है, लेकिन भाषा कौन सी है? प्राकृत है। इसके अलावा अशोक के कई अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में भी है, जो आज के भारत में नहीं है, वो अफ़गानिस्तान साइड में है, ठीक है। तो वो आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि कांधार शिलालेख है, कैसा शिलालेख है जो अफ़गानिस्तान में है, जो द्विभाषी है, अर्थात ग्रीक अरमाइक भाषा में लिखा हुआ है या लिपि में लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन सी लिपि अपनाई गई है, कौन कौन सी भाषा, ठीक है। तो भाषा कौन कौन सी है? तो 3 प्रकार की भाषा है। भाषा पूछा जाए तो प्राकृत भाषा है और अरमाइक भाषा है, ग्रीक भाषा है। लेकिन लिपि मैं पूछूंगा, लिपि ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है और आपका अरमाइक लिपि है और ग्रीक लिपि है। ये जो आपकी लिपि है ये वाली, ये कौन सी लिपि है? ये ब्राह्मी लिपि है, ये खरोष्ठी लिपि है और ये वाली आप देख पा रहे हैं ये आपका जो है ग्रीक लिपि है और ये आपकी अरमाइक लिपि है, ठीक है। इस प्रकार का लिखा होता था। अब क्या लिखा हुआ हमारे भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो विद्वानों ने इसको पढ़ा है। तो पहले किसने पढ़ा? आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वो किस लिपि को पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ दीर्घ शिलालेख के बारे में सारी जानकारी आपको हो गई होगी। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपको होना भी चाहिए। ठीक है, डाउट तो नहीं है, कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा। लेकिन मैंने आपको जो भाषा बताई है ना, ये सबके लिए हो गया। ये शिलालेखों के लिए भी हो गया, स्तंभ लेखों के लिए भी हो गया, गुहा लेखों के लिए भी हो गया, सब के लिए हो गया। अब मैं बार बार नहीं इसको बताऊंगा, आपको समझ जाना चाहिए। अब बारी आती है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख मतलब ऐसे शिलालेख हैं, ऐसे पत्थर हैं जिन पे कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं, एक दो लेख लिखे हुए हैं। ठीक है, एक दो शिलालेख लिखे हुए हैं, तो वो लघु शिलालेख उनको कहा गया है। तो ये बहुत जगह पर पाए गए हैं। तो पहले इनका जो नंबर था 19 था, लेकिन कुछ सालों में 2 और उत्तर प्रदेश में खोजे गए हैं, तो 21 इनकी संख्या हो गई है। ये संख्या वंख्या आपको याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखिए जो लघु शिलालेख हैं वो ऐसे शिलालेख हैं, ऐसे पत्थर हैं जिन पर कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक दो जो आदेश राजा अशोक के लिखे हुए हैं। ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। रूपनाथ मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है, यहाँ से पाया गया है। मैप में आप देख सकते हैं रूपनाथ। ठीक है, इसके अलावा गुजरा, ये मध्य प्रदेश के दंतिया जिले में है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। लेकिन इसकी खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो सम्राट अशोक हैं उनका नाम का वर्णन जो यहाँ मिला है वो पूरा नाम लिखा हुआ है, देव नाम पिया प्रियदर्शी अशोका राजा। तो ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत से शिलालेख हैं, ऐसे बहुत से स्तंभ लेख हैं जिन पे सम्राट अशोक के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भाबरू जो शिलालेख है, जो कि लघु शिलालेख में आता है, ये राजस्थान के जयपुर ज़िले में है और विराटनगर में है। मास्की ये रायचूर में है, कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है कर्नाटक में, कर्नाटक के रायचूर ज़िले में स्थित है। सहसराम जिसे आप सासाराम के नाम से भी जानते हैं, बिहार के शाहबाद ज़िले में है ये। ठीक है, तो आप देखिए सासाराम या सहसराम, तो मास्की देखिए ये है। तो इसके अलावा आपको कुछ और याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कांधार वाला और सन्नथी वाला ये भी लघु शिलालेखों की ही कैटेगरी में ज़्यादातर विद्वान मानते हैं, याद रख लीजिए अगर याद करना तो। इसके अलावा बारी आती है स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख मतलब देखिए ये स्तंभ है ना, इस पर जो लिखवाया गया है वो स्तंभ लेख है। स्तंभ लेखों का तो अलग ही महत्व है। इसमें देखिए कारीगरी देखिए, कितना गोल तरीके से एक पत्थर को बनाया गया है। तो आप देखिए कितने बड़े शिलाखंड का ये भाग होगा, और उस समय के जो कारीगर थे उनका देखिए तरीका किस प्रकार से उन्होंने बनाया है इसे। ठीक है, तो स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ऐसे स्तंभ लेख जिन पर 7 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अर्थात अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, वो दीर्घ स्तंभ लेखों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ये है, देखिए आपका ये दीर्घ स्तंभ लेख है। ठीक है, ये दीर्घ स्तंभ लेख है। इस पर आप देखेंगे ना तो 7 आदेश लिखे हुए हैं, 7 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं, 7। ठीक है, 7 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। और इस प्रकार के जो स्तंभ लेख हैं वो 6 जगह से पाए गए हैं, वो 6 जगह से पाए गए हैं। कहाँ कहाँ, मैप में आप देखिए, दिल्ली में 2 जगह पाए गए हैं, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ इस स्तंभ का नाम है। पहले ये जो स्तंभ था ना टोपरा में था, जो दिल्ली में जो स्तंभ है दिल्ली टोपरा, ये टोपरा में था। टोपरा कहाँ पे है, हरियाणा में एक जगह है अम्बाला के पास, वहाँ से इसे दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया। किसके द्वारा किया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया। जब सल्तनत वंश आप पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में तो उसमें देखेंगे एक राजा आएगा फिरोज शाह तुगलक, उसने इस स्तंभ को टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, इसलिए इस स्तंभ का नाम है दिल्ली टोपरा स्तंभ। इसके अलावा एक और स्तंभ था जो कि पहले मेरठ में था, इसे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया, फिरोज शाह के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया। तो इसका नाम है स्तंभ का दिल्ली मेरठ स्तंभ। ठीक है, ये सभी दीर्घ स्तंभ है क्योंकि इसमें 7 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं, 7 लेख लिखे हुए हैं। इसके अलावा लोरिया आर्यराज और लोरिया नंदगढ़, ये आप मैप में देख पा रहे हैं, लोरिया आर्यराज और लोरिया नंदगढ़। और ये कहाँ पर स्तंभ, ये स्तंभ कहाँ पर हैं, बिहार में है। बिहार में जो जगह है चंपारण, आप जानते हैं चंपारण, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा था तो गांधी जी की जब बारे में पढ़ाया था तो आपने देखा था यहाँ से आंदोलन इनका शुरू हुआ था, तो चंपारण जिले में है। और जो नंदगढ़ स्तंभ है ना, जो अर्थात
लोरिया नंदगढ़ जो स्तंभ है, ये जगह का नाम है। ये वाला आपके पास जो स्तंभ खड़ा हुआ है ना, यही है। इसके ऊपर देखिए एक शेर है, ठीक है, इसके ऊपर एक शेर इस प्रकार का है। इसके अलावा रामपुरवा बिहार में ये स्तंभ है। इसके अलावा कौशाम्बी एक स्तंभ जो इलाहाबाद वाले क्षेत्र में है। तो ये 6 जगहों से मिले हैं हमें। कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ लेख हैं जो दीर्घ स्तंभ लेखों की कैटेगरी में रखे गए हैं? उनकी संख्या 6 ही है। उनकी संख्या कितनी है? 6 ही संख्या है। लेकिन उन पर बातें अलग अलग लिख कर देखेंगे तो 7 बातें लिखी हुई हैं, 7 अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। तो इस लाइन को पढ़िए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। तो इसका मतलब क्या होगा? कई स्टूडेंट सोचेंगे कि जो स्तंभ हैं वो 7 प्रकार के अलग अलग स्तंभ हैं। नहीं, स्तंभ लेखों की संख्या, एक स्तंभ पर लेख कितने प्रकार के लिखे हुए? 7 प्रकार के लेख लिखे हुए हैं। और ये 6 अलग अलग स्थानों से पाए गए हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पाए गए हैं। इन्हें दीर्घ स्तंभ के कैटेगरी में रखा गया है। उसके अलावा लघु स्तंभ बहुत सारे हैं, इनमें छोटे छोटे लेख लिखे हुए हैं। उनके बारे में देखते हैं। लघु स्तंभ देखिए, ये एग्जाम्पल है सारनाथ का, ये लघु स्तंभ है। ये छोटा छोटा इसमें लेख लिखे हैं। ये देखिए लघु स्तंभ है, ठीक है। तो इसमें 1 या 2 लेख लिखे हुए हैं। तो अलग अलग लेख लिखे हुए हैं, मतलब अलग अलग जगह पर जो ये पाए गए हैं ना, बहुत अलग अलग स्थानों पर पाए गए हैं। सब जगह देखेंगे एक ही बात नहीं लिखी है, अलग अलग बात लिखी है। जैसे सारनाथ का जो स्तंभ है इस पर अलग लेख लिखा हुआ है, और सांची में एक लेख जो है, एक स्तंभ पाया गया है जो लघु स्तंभ की कैटेगरी में आता है, उस पर अलग लेख लिखा हुआ है। लेकिन जो दीर्घ स्तंभ में 7 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं ना, वो अलग अलग जो जगह 6 जगह है ना, उन पे सेम लगभग लिखा हुआ है। वैसे ही दीर्घ जो आपने पढ़ा था शिलालेख, तो जो 8 जगह पर दीर्घ शिलालेख पाए गए हैं, उन सब में सेम बातें लिखी हुई हैं। 14 प्रकार की बातें सेम लिखी हुई हैं। लेकिन जो लघु शिलालेख था, जो बहुत सारे क्षेत्रों में पाया गया, जिसमें हर पत्थर पे छोटे छोटे चीज़ें लिखी हुई हैं, वो अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं। तो ये अंतर है दीर्घ और लघु वाले में। समझ में आ गया होगा आपको। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसलिए आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरी सभी बातें बताइए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो ही ना। कोई किताब पढ़ेंगे या कहीं भी पढ़ेंगे, आपको इतना जानने को नहीं मिलेगा। अब मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इसको पहले से पढ़ रखा हो, जिस स्टूडेंट ने, उसको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके भी बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो गए होंगे। गलतफहमी में पढ़ लिए, कई स्टूडेंट जो है गलतफहमी में पढ़ लेते हैं। 14 शिलालेख, अच्छा मतलब 14 प्रकार के अलग अलग पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, इस प्रकार का पढ़ लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ स्थानों के हमने नाम आपको बताए हैं, जैसे सांची और सारनाथ तो बहुत महत्वपूर्ण है। सांची जो जगह है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है। यहाँ पर एक स्तंभ पाया गया है जिसे लघु स्तंभ की कैटेगरी में रखा गया है। आप मैप में देख पा रहे हैं, ये सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ पर जो स्तंभ पाया गया है वो लघु स्तंभ इसलिए क्योंकि उसमें 1 ही 2 लेख लिखे हुए हैं, ठीक है, 1-2 लेख लिखे हुए हैं। और उस स्तंभ के ऊपर ये तस्वीर है, ये शेरों वाली तस्वीर है। देखिए ये शेरों वाली क्या है, ये तस्वीर है, ठीक है। और इसी प्रकार का सारनाथ में भी पाया गया है। ये सारनाथ का ये देखिए अभिलेख है, ठीक है। अभिलेख मतलब आप समझ पा रहे हैं, स्तंभ लेख है, ठीक है। ये स्तंभ लेख है सारनाथ का। और इसके ऊपरी वाला हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हो गया था, अलग पड़ा हुआ था, और ये पाया गया है, इसे संभाल कर रख दिया गया है। सारनाथ का ये जो ऊपरी जो हिस्सा है, सारनाथ के स्तंभ का ये ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी वाला जो टॉप हिस्सा होता है। और जो ये आप देख पा रहे हैं ना, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, नेशनल सिंबल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूँ। जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, जो ऊपरी वाला हिस्सा जिसमें 4 शेर हैं, देखिए एक फ्रंट, एक बैक, 2 साइड में है। तो उसमें देखिए अशोक का एक चक्र भी है, ठीक है। तो अशोक का एक चक्र भी है, और 4 प्रकार के यहाँ पर देखिए पशु भी हैं, 4 प्रकार के पशु, हाथी है, घोड़ा है, सांड है और शेर। ये अशोक चक्र के 2 इस साइड है और 2 उस साइड हैं। तो कितने प्रकार के ये जानवर हैं? हाथी, घोड़ा, सांड और शेर हैं। और ये जो हुबहू आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, याद रखिएगा। वो कौन सा स्तंभ, अशोक का कौन सा स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो वो सारनाथ का, याद हो जाएगा। सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है।
कितने शेर हैं इसमें? 4 शेर हैं। शेर हालांकि इसमें भी हैं, लेकिन इसका और इसका ढांचा देखिए अलग अलग तरीके का है। निचली हिस्सा उल्टा कमल की तरह ये दिखा हुआ है या कलश की तरह है, ये सब में सेम होता है लगभग, ठीक है। यहाँ पे खासियत ये है कि यहाँ पे देखिए अशोक के चक्र हैं यहाँ, ठीक, याद हो जाएगा आपको। इसके अलावा नेपाल में 2 स्तंभ लेख हैं, एक रूमनदेई और निगली सागर। इसके अलावा इलाहाबाद में कौशाम्बी एक स्तंभ लेख है, ठीक है। कौशाम्बी में दीर्घ स्तंभ लेख भी पाया गया है और लघु स्तंभ लेख भी पाया गया है, याद रखिए। और नेपाल में जो रूमनदेई स्तंभ लेख है, ये वाला तस्वीर देख पा रहे हैं आप, ठीक, समझ में आ गया। लघु स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेख क्या होते हैं? अगर मैं स्तंभ लेखों की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण यही 2 हैं, सांची और सारनाथ के स्तंभ लेख, ठीक है, जो कि लघु स्तंभ लेख का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिए। और इसमें भाषा और लिपि क्या है वो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में ही है, तो क्या भाषा होगी बताइए? भाषा तो प्राकृत होगी, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि होगी, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद गुहा लेख, मतलब गुफाओं में जो लेख लिखे हुए हैं वो है, तो एक ही जगह पाए गए हैं। बिहार के गया जिला में एक बराबर नामक की पहाड़ियाँ हैं, बराबर नामक की पहाड़ियाँ हैं, उसमें गुफाएं हैं। 3 गुफाएं जो बनवाई गई थी, दान में दी गई थी सम्राट अशोक के द्वारा। वो किसको दी गई थी? आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दी गई थी। हालांकि 4 गुफाएं हैं, लेकिन 3 गुफाएं तो सम्राट अशोक के द्वारा दान में दी गई थी। एक जो गुफा थी ना, वो मौर्य वंश में एक राजा आते हैं दशरथ, तो मौर्य वंश में ही आते हैं, एक दशरथ नाम के राजा आते हैं, वो एक जो गुफा होती है वो दान में देते हैं इन संप्रदाय के साधुओं को, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये गुफा में अंदर जाएंगे तो दीवारों पर भी लिखा हुआ है, तो ये गुहा लेख है। तो अभिलेख आपको समझ में आ गया होगा सम्राट अशोक के द्वारा। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीता जाता है सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के बाद जो है लगभग पतन होना शुरू हो जाता है। तो 185 ईसा पूर्व में आते आते जब आखिरी राजा बृहदर्थ थे मौर्य वंश के, इनकी हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो एक नए वंश की शुरुआत होती है, शुंग वंश की शुरुआत होती है और मौर्य वंश का पतन हो जाता है। तो मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे? सबसे पहले सम्राट अशोक के द्वारा सम्राट अशोक के बाद के जो अधिकारी थे, जो उत्तराधिकारी थे, वो उतने योग्य नहीं थे, ठीक है। सम्राट अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए वो इतने योग्य नहीं थे कि वो पूरा साम्राज्य संभाल पाएँ, इसलिए नहीं संभाल पाए। और जो अलग अलग जो क्षेत्र जिन अधिकारियों को सौंपे जाते थे संभालने के लिए, उन्होंने ही बगावत शुरू कर दी और अपना अपना वहाँ पे क्षेत्र शामिल कर लिया। और प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण कर दिया गया था, पूरा केंद्रीकरण कर दिया गया था। अपने आप को ही सब कुछ समझाया जाता था। जो सुरक्षा करने के लिए, पूरी बाउंड्री को देखभाल करने के लिए, या अलग अलग क्षेत्रों को जिस देखभाल करने के लिए, संभालने के लिए जिन गवर्नरों की नियुक्ति की गई थी, उन्हें नाम मात्र की शक्तियाँ दी जाती थी, उनका कोई वैल्यू नहीं रखा जाता था। इसी कारण से ये भी कारण माना जाता है। और राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, मतलब कोई पता नहीं था कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में क्या है, क्या करना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं आ गई, ये भी पतन का कारण है। करों की अधिकता होगी, टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए गए। अशोक की धम्म नीति भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है पतन के कारण में, कि जो सम्राट अशोक थे, जो कलिंग का युद्ध के बाद उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ था, उसके बाद तो उन्होंने हिंसा तो छोड़ ही दी, अहिंसा का मार्ग अपना लिया, लेकिन हद से ज़्यादा हिंसा अपना ली थी। एक राजा के लिए ये उचित नहीं था, कई विद्वान मानते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। और आइए देखते हैं कई जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, उनकी क्या क्या राय है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं हेमचंद्र राय चौधरी की। ये कहते हैं सम्राट अशोक की जो अहिंसक और शांतिप्रिय नीति थी, यही मौर्य वंश को खा गई। तो कोई भी इनसे डर नहीं लगने लगा। तो इसी कारण से सबने जो है बगावत करना शुरू कर दिया था। सम्राट अशोक के बाद किया था, हालांकि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद। और डीएन झा की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि इनके उत्तराधिकारी निर्बल थे, योग्य नहीं थे। और रोमिला थापर जो कहते हैं, ये कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केंद्रीय शासन अधिकारी तंत्र का अव्यवस्था और अप्रशिक्षित होना। जो केंद्रीय सत्ता में थे, जो मतलब उत्तराधिकारी थे बेसिकली कह लिया जाए, वो उतने योग्य नहीं थे,
इनका भी यही कहना था कि वो उतने शिक्षित नहीं थे, अर्थात जो एक साम्राज्य संभालने के लिए एक बहादुर राजा बनना पड़ता है, जो उसमें योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता नहीं थी। और हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि धार्मिक नीति ही इनका पतन का कारण बनी, जिसमें ब्राह्मण विरोधी नीति जो थी इनका वही कारण बनी हार का। ठीक है, तो ये आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ लिया। मौर्य साम्राज्य के बाद जो वंश आप पढ़ेंगे, जैसे शुंग वंश पढ़ने वाले हैं, तो इनके बाद के जो वंश आएंगे, सातवाहन वंश या कर्ण वंश, तो ये मौर्योत्तर वंश कहा जा सकता है या मौर्योत्तर काल कहा जा सकता है। मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद वाला कार्य। मौर्योत्तर मतलब क्या है? मौर्य साम्राज्य के बाद वाला। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर 4 लेक्चर जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।